नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पाठ के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। यह पाठ लिखने वाले लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी पाठ एक एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण किया गया है। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा बीए पास चरित्रवान लड़की, आकर्षक चेहरा पर आंखों पर चश्मा। रामस्वरूप उमा के पिताजी, प्रेमा उमा की माताजी, शंकर उमा को देखने आने वाले लड़का, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं, रतन नौकर। तो चलिए बच्चों पाठ को प्रारंभ करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिस महाशय की पीठ नज़र आ रही थी वे अधेड़ उम्र के मालूम होते थे। एक तख्त को पीछे से पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। अब यह बताया जा रहा है कि जो दृश्य है वो एक मामूली से कमरे का बिल्कुल साफ सुथरा कमरा सजा हुआ था। अंदर के दरवाजे से आते हुए एक महाशय जिसकी पीठ दिखाई दे रही है वे अधेड़ उम्र के अर्थात 40 और 50 वर्ष की उम्र के व्यक्ति थे। तख्त के एक सिरे को उन्होंने पकड़ रखा था और उल्टे चलते हुए अर्थात पीछे की तरफ चलते हुए कमरे में प्रवेश करते हैं। तख्त का दूसरा सिरा नौकर ने पकड़ रखा था। बाबू अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर बिछा दूँ साहब। बाबू ज़रा तेज़ आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दे। बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है, ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटे की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। अब इस कमरे के अंदर जो दृश्य दिखाया गया है उसके अंदर एक नौकर और एक मालिक के बीच में वार्तालाप हो रही है। जो मालिक है वे कहते हैं कि तख्त को उस तरफ रख दे, उस तरह रखते हैं। नौकर उस पर पूछता है कि इस पर चद्दर बिछा दूं? बाबू अर्थात मालिक जो होते हैं वो तेज़ आवाज़ में कहते हैं, भगवान ने जब अकल बांटी थी उस समय तू कहाँ था? बिछा दूं? अरे बिछाने के लिए तो लेके आए हैं, और किस लिए पसीना बहाया है? नौकर हंसते हुए तख्त बिछाता है। फिर मालिक कहते हैं, हमने जवानी में बहुत ऐसी कसरतें की हैं और कलसों से नहाते थे, हम लोटे से नहीं नहाते थे। ये तख्त क्या चीज़ है? यूं सीधा ऐसे करके वो निर्देश देते हैं और उसे आदेश देते हैं कि जा बहूजी से ऊपर बिछाने के लिए चद्दर ले आ जो कल धोबी के यहाँ से आई थी। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गुदुम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए।
रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाले कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुली हुई कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है, कोने में, वह पड़ी है। रामस्वरूप, दरी उठाते हैं और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब प्रेमा जो होती है मालिक की पत्नी, वह कमरे से आती है, नौकर पीछे पीछे जो है वो भीगी बिल्ली की तरह आता है। प्रेमा कहती है, तुम्हें इस समय धोती की क्या जरूरत पड़ गई? रामस्वरूप चौंकते हैं, धोती? लेकिन तुमसे धोती किसने मांगी? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप रतन पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तेरे कान में डांट लगी है, अर्थात कान बंद है, जो तुझे सुनाई नहीं देता एक बार कहने में। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसमें से एक चद्दर मांग ला, उल्लू कहीं का। प्रेमा फिर नौकर को समझाती है कि पूजा वाली कोठरी में एक लकड़ी का बक्सा है, उसके ऊपर से एक चद्दर उठा ला। रतन कहता है, और दरी? अरे दरी तो यहीं रखी है। प्रेमा कहती है। रामस्वरूप नौकर को जाते जाते एक और आदेश देता है कि बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम और सितार भी उठा ला और जल्दी जा। रतन चला जाता है, पति पत्नी दरी बिछाते हैं। तभी पत्नी कहती है कि तुम्हारी बेटी जो है उसका क्या किया जाए, वह तो मुंह फुलाए बैठी हुई है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या करेगी तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। अब रामस्वरूप कहते हैं कि मुँह फुलाई क्यों बैठी हो, तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम समझाती क्यों नहीं? बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता पकड़ में आया है, अब अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है कि तुम ही ने उसे सिर पे चढ़ा रखा है, मैं तो सारे जतन करके थक गई हूँ। अगर तुम इतना पढ़ाते लिखाते नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती, और मुझे तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल समझ में नहीं आते। हमारा ज़माना अच्छा था कि अ आ ई पढ़ा दिया, और ज़्यादा हुआ तो स्त्री सुबोधनी सिखा दी, वो पढ़ ली। और स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई को भी फेल करते हैं। लेकिन आजकल के तो ये लक्षण ही अनोखे आ गए हैं बच्चों में। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक ले, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली ही सूझती है। यह तो नहीं होता कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है,
वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अब रामस्वरूप कहते हैं अपनी पत्नी से, प्रेमा से, तुमने बाजा देखा है? प्रेमा कहती है क्यों? कहते दो प्रकार का होता है, एक तो इंसान का बनाया हुआ, जब चाहे उसे चलाकर रोक दो, किंतु एक परमात्मा का बनाया हुआ कि एक बार अगर रिकॉर्ड चल जाए तो रुकने का नाम नहीं होता। प्रेमा, हटो जी, तुम्हें तो हमेशा ठिठोली सूझती रहती है। वह मजाक कर रहा था। ऐसे तो नहीं कि अपनी बेटी को कुछ शिक्षा दो, उसे राह पे लेके आओ। अब उनको आने में देर ही कितनी बची है? रामस्वरूप बोलते हैं लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। प्रेमा कहती है कि तुम्ही ने कहा था ज़रा ठीक ठाक करके उसको नीचे लेकर आना। मैंने उसे थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाने के लिए कह दिया और उसके सामने रख दिया, बस तब से मुंह फुलाए बैठी हुई है। न जाने किस जन्म की इसकी दुश्मनी है इन पाउडरों से। रामस्वरूप कहता है न जाने कैसा दिमाग इसने पाया है, नहीं तो आजकल की लड़कियों को तो इनका बेहद चाव होता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटर ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। अब प्रेमा कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इंटर पास करवाओ, इंटर अर्थात 10वीं पास करवा दो, बहुत है, लड़की हमारे काबू में रहेगी, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। रामस्वरूप उसकी बात काटते हुए झांकते हुए कहते हैं दरवाजे की ओर, कितनी बार तुम्हें कहा है कि ज़बान पे काबू रखो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती है। उनके सामने और ही जिक्र करना है, ये जिक्र नहीं करना है, लेकिन तुम तो अभी से उगले जा रही हो, न जाने आगे क्या करोगी। प्रेमा भी थक हार के कहती है कि ठीक है बाबा, नहीं बोलूँगी, अब मैं, तुम्हारी मर्जी आए वो करो, बस मुझे इतना बता दो कि मुझे क्या करना है। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना ली हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाने जाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी को कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, सितार बाजा भी आ गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रख दिया है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ें खुद ले लेना, इतनी देर में रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा, दो आदमी ही तो हैं। अब रामस्वरूप कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम एक काम करो, कुछ मत करो, उमा को बस तैयार कर दो, वैसे भी कौन सी बुरी है, देखने में अच्छी लगती है, और हाँ नाश्ता वगैरह तैयार है। तभी रतन चद्दर ले आता है, चद्दर बिछाते हैं वो लोग। प्रेमा कहती है हाँ नाश्ता वगैरह सब कुछ तैयार है, मिठाई वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, नमकीन की चीज़ें भी बना ली है, चाय भी तैयार है, फल भी रखे हैं, टोस्ट भी रखा है। लेकिन जैसे ही वो टोस्ट का नाम लेती है, उसे तुरंत याद आ जाता है कि मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम्हें हर चीज़ ऐन वक्त पर याद आती है, अब रतन यहाँ का काम करे या मक्खन ले जाए? प्रेमा कहती है यहाँ का काम तो सारा हो ही चुका है, बगल के कमरे में नाश्ता रख देंगे, जब वो आएंगे मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी, तुम उनके सामने रख देना, एक आध चीज़ें खुद ले लेना, तब तक ये मक्खन लेकर आ जाएगा।
रामस्वरूप: हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका लड़का। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा: और लड़का? रामस्वरूप: बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सभी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी: बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप: क्या है? रतन: कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हैं। अरे ए प्रेमा, वे आ ही गए। नौकर पर नजर पड़ते ही: अरे तू अभी यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती ज़मीन पर पड़े हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा: उफ़, यह बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। रामस्वरूप: तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ पर दस्तक। रामस्वरूप: हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि रामस्वरूप जो है वो ये कहते हैं प्रेमा से कि हाँ, दो ही जने हैं, एक तो लड़का है और एक लड़की के पिता हैं। साथ ही रामस्वरूप कहते हैं कि उमा को समझा देना, सलीके से उनके सामने आएगी। और मुझे तो ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही दकियानुसी ख्याल के हैं, अर्थात अत्यंत घिसे पिटे पुने विचारों के हैं, पुराने विचारों के हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी अपनी है, सब कुछ देखना पड़ता है। खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते भी हैं, मगर लड़की चाहते हैं कम पढ़ी लिखी। और लड़का, प्रेमा पूछती है तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि बाप अगर शेर है तो सवा शेर बेटा, अर्थात उससे भी बढ़कर। कहता है पढ़ने की बात अलग है, तालीम की बात अलग है, लेकिन विवाह करने के लिए तो कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। रतन तभी कहता है कि कोई आ रहा है बाबूजी। रामस्वरूप जाकर देखते हैं दरवाजे पर और उन्हें दिखाई देता है कि गोपाल प्रसाद और उसके बेटे शंकर आ रहे हैं। वह जल्दी से नौकर को मक्खन लाने भेजता है और प्रेमा को कहता है कि उमा को सलीके से नीचे लेकर आना। प्रेमा अंदर चली जाती है। रामस्वरूप बाजा ऊपर रखते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रामस्वरूप हंसते हुए उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं आइए आइए। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का यहीं तक अध्ययन करेंगे। बाकी रहा पाठ हम अगले भाग में देखेंगे।